अभी आप एज ए आर्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्क कर रहे हो, राइट? इस रोल को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? आई थिंक करंटली 25 प्लस ट्रिपल ए गेम्स पे काम किया मैंने। लेटेस्ट वन आपका जो अभी है वो नहीं बता सकता। उससे पहले है जैसे फॉर ऑनर, स्टेट ऑफ डैके एंड हेलो पे काम किया है, पबजी पे काम किया है। एक्चुअली ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा बताना ये, मैं इस फील्ड में आने के लिए नहीं बना था। वो यंग एज से था, 12th में बंक मार के गेमिंग खेला करते थे जा जाके। वो कॉइन गेमिंग था उस समय पे खेलने के लिए। बैंगलोर में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और हैं चीज़ें यहाँ पे, और गेमिंग का भी स्कोप है बैंगलोर के अंदर। हमारे फर्स्ट गेस्ट ने एक बात कही थी कि इंडस्ट्री में एंटर करना इजी बट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जब आपका एक्सपीरियंस बनता है, आपकी रैंक बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, एंड एज ए कंपनी पर्सपेक्टिव कंपनी में से दिखती है कि उनका हमेशा टारगेट होता है कि हम कितना कम फाइनेंस इन्वेस्ट करें और कितना बेटर कैंडिडेट हम ले सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जब लोग स्टार्ट करते हैं वो 3-4-5 साल बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत डिवोट होते हैं। जहाँ उनका 6-7 साल काम हुआ, 5 साल हुआ, किसी ने सीखने का सोच लिया है ना, वो कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड आर्ट साइड हो, मैंने कहा उसने 10th पास ही किया है, उसको फ्यूचर में कोडर बनना है, डेवलपर बनना है, ही कैन डू दैट। सिमिलर फॉर कंपनीज, ठीक है, कि कोई 60-70 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, समवन इज आउट देयर कि भाई मैं 15 लाख में कर दूंगा, ठीक है, ये इशू है। एकदम ट्रू। छोटे स्टूडियो ऐसा करते हैं, बड़े का रेट बिगाड़ देते हैं, उसकी वजह से काम सस्ता करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है। एआई टूल्स, एआई को दोस्त मान के काम करो, बहुत फायदे की चीज़ है। तो आपकी क्रिएटिव जॉब तो बाय। हाय मनु, वेलकम टू द सीरीज। हाय नीरज, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड जस्ट हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? अभी बढ़िया हूँ, नो वेल गुड। तो कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? नीरज इंडस्ट्री में अराउंड 15+ ईयर्स हो गया है अभी तक। हाँ। एंड जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर एक्चुअली ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा बताना ये, मैं इस फील्ड में आने के लिए नहीं बना था पहले, स्टार्टिंग था मैं, क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारे पुलिस फोर्स के अंदर है। तो मेरे अंकल जो हैं आईपीएस हैं, एक दूसरे अंकल वो क्राइम ब्रांच में थे। तो सबका मन था कि यार ये पुलिस फोर्स में जाए, पर्सनैलिटी देख के कि ठीक है, हाइट बढ़िया है, हेल्थ है, उसमें जाए। बट कहीं ना कहीं मेरा रुझान गेमिंग में था, और वो यंग एज से था, 12th में बंक मार के गेमिंग खेला करते थे जा जाके। वो कॉइन गेमिंग था उस समय पे खेलने के लिए, आर्केड गेम्स। तो 1 रुपये सिक्का लिया, 1 घंटा खेला, तो कॉलेज स्कूल का बंक करके उसमें खेलता था। तो वहीं से एक इंटरेस्ट था गेमिंग में जाना है। दिल्ली में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस दौरान मैं एक बंदे से मिला जिसने कहा कि बैंगलोर में इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और हैं चीज़ें यहाँ पे, और गेमिंग का भी स्कोप है बैंगलोर के अंदर। मूव आउट किया 2010 के आसपास वहाँ पे, एंड देन वहीं से स्टार्टिंग की अपनी जर्नी। तो अभी आप एज ए आर्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्क कर रहे हो, राइट? तो इस रोल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपकी किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को आपको डिस्क्राइब करना हो या करंटली? हाँ, अंडरस्टूड दैट क्वेश्चन। करंटली मेरा स्टूडियो 3 कॉर्नर स्टूडियो, एंड आई एम वर्किंग एज ए आर्ट डायरेक्टर दे, आर्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और मेरा रोल वहाँ पे होता है कि मेनली क्लाइंट से डीलिंग करना, प्रोजेक्ट के बारे में कैसे होना है, डेडलाइन पे कब होगा, बजट फाइनेंस रेडी करना उसका, ये सारा काम मेरा उसके अंदर होता है। प्लस प्रोजेक्ट के बारे में जब आता है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको डायरेक्शन कितनी अच्छी देंगे, बिकॉज क्लाइंट का पर्सपेक्टिव होता है आउटसोर्सिंग टीम से कि आउटसोर्सिंग टीम प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से मैनेज करे कि हमारा किसी तरह का रोल या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। तो वहाँ पे उस आर्ट को समझना, उसको प्रोवाइड करना उनके अकॉर्डिंग, और प्लान आउट करना हमारा टीम वर्क कैसे होगा। तो उस रोल को प्ले करता हूँ इस टाइम पे मैं, एंड उसको मैनेज करने का मेरा इस टाइम पे है। तो मेरे अंडर कई लीड्स काम करते हैं, वो टीम हैं कई सारी। तो कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट का काम ज़्यादा हो जाता है इस टाइम पे। तो आई एम नॉट सेइंग कि अभी आर्ट करने का काम बचा है मेरी लाइफ में, तो वो तो टाइम नहीं होता है, बट आर्ट को कोऑर्डिनेशन करना एंड उसे किस लेवल पे प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, वो रोल मेरा उस समय पे है। तो टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल काइंड ऑफ रोल। फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल, यस। तो जैसे आपको 15 ईयर्स हो गए, राइट? तो काफ़ी गेम्स के साथ आपने काम किया होगा, राइट? आपने स्टार्टिंग से ही आपका गेमिंग के साथ ही रहा है, राइट? या किसी और सेक्टर में भी आपने वर्क किया है? नहीं, स्टार्टिंग से मेरा गेमिंग के साथ ही है। और इफ़ आई से, आई थिंक करंटली 25 प्लस ट्रिपल ए गेम्स में काम किया मैंने, आई थिंक मोर देन दैट। तो स्टार्टिंग मेरा 2011 में हुआ था, एंड माय फर्स्ट गेम वाज ट्रिपल ए गेम वाज फोर्जा मोटरस्पोर्ट। एंड तब से अब तक ट्रिपल ए गेम्स पे काम करते हैं। तो मूवीज़ पे भी काम करते हैं हम लोग, बट गेम्स का 25 प्लस ट्रिपल ए टाइटल्स पे काम है। एक आधा का नाम बताएंगे? बहुत सारे हैं। कोई लेटेस्ट वन? लेटेस्ट वन आपका जो अभी है वो नहीं बता सकता। उससे पहले है जैसे फॉर ऑनर, स्टेट ऑफ डैके, फोर्जा होराइजन, इवन मोटरस्पोर्ट की लेटेस्ट सीरीज,
एंड हेलो पे काम किया है, पबजी पे काम किया है, बहुत सारे और भी गेम्स हैं। तो अर्ली स्टेज में पेडे था, क्वांटम ब्रेक था एंड हेलो था। मोटर स्पोर्ट की 3-4 सीरीज़ हैं, लाइक 3, 4, 5, 6 ऐसे। हराइजन की भी 2, 3, 4 ऐसे सीरीज़ हैं, तो मल्टीपल गेम्स वो भी थे हमारे। एंड छोटे गेम्स पे भी काम किया है, बट दीज आर द बिग वंस विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट ने एक बात कही थी कि इंडस्ट्री में एंटर करना इज ईजी बट सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस लाइन पे आपके क्या थॉट्स हैं कि इंडस्ट्री में अगर एंटर करने की बात करूँ आपसे मैं, इफ आई एम, बिकॉज मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस ट्रिपल ए गेमिंग का है एंड हार्ड कोर गेम्स एंड ऑल, एंड हमारा एक्सपर्टीज जो है हमारा स्टूडियो का भी और मेरा भी जो रहा है वो हार्ड सरफेस रहा है, लाइक वेपन्स एंड व्हीकल्स। तो हम कोर टॉप क्वालिटी वेपन्स क्रिएट करते हैं, व्हीकल्स करते हैं। तो अगर मैं उस वाली इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें एंटर करना आज भी बहुत टिपिकल है, बिकॉज उसका जो आर्ट लेवल है वो बहुत अल्टीमेट लेवल पे है। हमारे पास आज भी अगर रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास अभी लोग कई बार इंस्टाग्राम पे पर्सनली या फिर बात करते हैं, तो उनका ही रहता है कि सर हार्ड सरफेस वेपन्स में इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगा, बिकॉज इनका जॉब साइकिल बहुत कम होता है एंड प्लस क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये है कि इंडस्ट्री में एंटर करना है, बस एंटर करना है, देन यू कैन डू। आप कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट करें, थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे काम करें, अच्छी आपकी स्पीकिंग हो, आपका स्पोकन अगर अच्छा है, आपने इंटरव्यू अगर अच्छे से क्रैक कर दिया, तो आपको इंडस्ट्री में एंटर करना आसान है। सर्वाइवल की जो बात आती है वो टिपिकल क्यों बन जाता है, बिकॉज आपको एक टाइम के बाद है ना कंपनी फिल्टर करने लगती है। जब आपका एक्सपीरियंस बनता है, आपकी रैंक बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, एंड एज ए कंपनी परस्पेक्टिव कंपनी वैसे देखती है कि उनका हमेशा टारगेट होता है कि हम कितना कम फाइनेंस इन्वेस्ट करें और कितना बेटर कैंडिडेट हम ले सकते हैं। तो अगर आपका रैंक बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, तो आपका क्वालिटी ऑफ आर्ट भी बढ़ना चाहिए, एक लेवल पे बढ़ना चाहिए। और जो मैंने फेस किया इंडस्ट्री के अंदर, जब लोग स्टार्ट करते हैं वो 3-4-5 साल बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत डिवोट होते हैं, ये करना है वो करना है, घर बैठ के टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 5-6 साल तक बड़ा डेडिकेशन है उनके अंदर। जहाँ उनका 6-7 साल काम हुआ, 5 साल हुआ, उनका डेडिकेशन खत्म हो जाता है। अब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, फिर अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, फिर ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर आ जा रहे हैं, अंदर जो नेक्स्ट लर्निंग है वो उनका स्टॉप हो गया है। वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं प्रोसेस में। इसलिए उसके बाद जो सर्वाइवल है रैंक वाइज जो होता है वो बहुत टफ होता है। उसके बाद जितना आपका एक्सपीरियंस गेन हुआ, रैंक गेन हुआ, इट्स टफ टू मेंटेन योरसेल्फ, क्योंकि आपका पैकेज हाई एंड है। कंपनी में पैकेज तब देखिए अगर आप उसके लिए वर्दी हैं, और कंपनी आपको ऑब्वियसली बात पे क्यों करेगी, आप उससे ज़्यादा जनरेट करके देंगे। आपको तो इसलिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर खाली 1-2 चीज़ से काम नहीं चलता। ऑब्वियसली। तो लास्ट 15 ईयर्स में क्या चेंजेस आए हैं, कि टेक्निकली मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली, कि जब स्टार्ट किया था और अभी में क्या क्या चेंजेस लगता है टेक्निकली, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं? बहुत हुए हैं, बहुत चेंजेस। इफ़ आई से अबाउट माई टेक्निकली, आर्टिस्टिकली, पर्सनैलिटी, पर्सनली बहुत चेंज हुआ है। जैसे मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरा फर्स्ट जब इंटरव्यू एचआर से हुआ था, मैं शिवर कर रहा था, मैं बात भी नहीं कर पाया था उससे कि मुझे बात क्या करनी है। एंड आई वाज ऑन ए फोन कॉल ओनली, शी वाज टॉकिंग टू मी ऑन फोन कॉल, एंड देयर वाज वन गाय हु वाज आई थिंक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर विद देम एंड वन टैलेंट लीड. So I was talking to them on phone and I was totally nervous, pretty nervous, like I was not able to answer them properly. So I can see that like in 15 years, drastic change. तो because you have to face a lot of things, रैंक बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और यही जर्नी है। अगर मैं उस समय, और मैंने बहुत कोशिश, मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ऐसी बात नहीं कि अपने आप से हो गया, वो हुआ नहीं है, टाइम दिया है, घर बैठ के फ्री टाइम में सोचा है, प्रैक्टिस किया है, आपने आपको फील किया है, उसने धीरे धीरे वहाँ तक इम्प्रूवमेंट लेके गया। मुझे पता था कि बिकॉज अगर आपको एक रैंक में ऊपर जाना है, आप आर्टिस्टिकली होके नहीं जा पाएंगे, वहाँ तक की जर्नी एक अलग लेवल पे होगी। आप 5-6-7 साल में उस लेवल को छू जाएंगे आर्ट में जो वर्ल्ड लेवल पे होता है। काम हमारा ऐसा पहुँच गया था इस टाइम तक, और अब अभी हमारे स्टूडियो में जो लोग काम करते हैं वो उस लेवल पे करते हैं। तो मुझे पता था उसके क्रॉस करने के लिए वो स्किल्स नहीं, एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करना पड़ेगा। एंड टेक्निकली भी मैं स्ट्रॉन्ग था, वैसे तो कंप्यूटर साइंस मेरे पास बैकग्राउंड था, एंड मैं स्टार्टिंग में ही कोडिंग में एंटर कर गया था। तो मेरा जो स्टूडियो बैंगलोर में था, मैं उस समय जिस गेम के लिए काम कर रहा था, मैं स्क्रिप्टिंग पे टेक्निकल काम काफ़ी था उस टाइम पे, तो प्लगइन स्क्रिप्टिंग लिखा करता था उस चीज़ के लिए, और वहाँ से इंटरेस्ट वो कंटिन्यूस चलता रहा। वो लॉन्ग टाइम जर्नी अभी तक भी साथ है, तो वो आज भी रहता है। ये प्लगइन्स और वो का ये टेक्निकल आर्ट में, टेक्निकल आर्ट में आता है। अभी मोस्टली क्या होता है कि टेक्निकल आर्ट पे बंदे नहीं मिल रहे हैं, राइट? बहुत कम होता है। यहाँ तो पूरा कोडिंग साइड होता है कि आप डेवलपमेंट में हो, या फिर आप पूरा आर्ट वाला डिपार्टमेंट है, तो वो वाला
क्या कोई आर्टिस्ट नॉर्मल वो सीख सकता है, या मतलब वही है कि वो सीख सकता है नॉर्मल पर्सन एक दैट्स अ वेरी गुड एज क्वेश्चन। ए आर्टिस्ट, नॉट एज अ कोडर? देखो, अगर किसी ने सीखने का सोच लिया है ना, वो हाँ। कुछ भी सीख सकता है। हाँ। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड आर्ट साइड हो, मैंने कहा उसने 10th पास ही किया है, उसको फ्यूचर में कोडर बनना है, डेवलपर बनना है, ही कैन डू दैट कंफर्टेबली, ही कैन डू दैट बिकॉज राइट नाउ यू हैव सो मेनी टूल्स टू लर्न। यू हैव ChatGPT टू लर्न, AI आपके पास है सिखाने के लिए, आपके मेंटर्स यूट्यूब पर भरे पड़े हैं देखने के लिए। बस आपके ऊपर आपके पास डेडिकेशन एंड स्किल चाहिए कि आपको अडेप्ट करना है एंड आपको डिसिप्लिन टाइम दे के उसको सीखना है। तो ऐसा कुछ टफ टास्क नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी सीख सकते हैं आप, कुछ भी A to Z। ऐसे ही हमने लर्निंग शुरू की थी, ऐसे हम सीखे। लेकिन मेरे टाइम में तो ChatGPT भी नहीं था, एंड तो यूट्यूब पे भी यूट्यूब इतना पे नहीं बहुत होगा। कंटेंट नहीं था, तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ ब्राउजिंग एंड जस्ट वो पीयर टू पीयर क्वेश्चन आस्किंग बहुत था उस टाइम पे। तो लेकिन अब तो मैं बोलता हूँ कि कुछ भी सीखने के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है डेटा से, तो आप कर सकते हैं आराम से टेक्निकल भी। हाँ, मतलब किसी को भी आज के टाइम पे सीखना है तो। और आर्टिस्टिकल फील्ड में अगर आपको जर्नी स्ट्रॉन्ग रखनी है ना, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। आप एक लेवल तक आर्टिस्टिकल चल सकते हैं, लाइक यू आर ए सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट, सीनियर एनवायरनमेंट आर्टिस्ट, सीनियर वेपन आर्टिस्ट, उस लेवल तक चलेगा। बट व्हेन यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, टेक्निकल होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको इंजन्स पे काम करना पड़ेगा और वहाँ आपको समझना आना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। ऑब्वियसली। तो एज ए क्रिएटिव, ठीक है, मैं सभी एक तरह से सेक्टर कह लो या कुछ भी कह लो, तो ठीक है, आर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, या एडिटिंग हो गया, तो मोस्ट ऑफ द थिंग दे थिंक कि वी आर अंडर वैल्यूड या अंडर पेड कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज, या Correct. किसी अदर इन द सेम इंडस्ट्री बट अदर क्या कहेंगे उसे, अदर सेक्टर्स। Correct. तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई? आपको रीज़न मैं फ्रैंक बता दूंगा, बट इस वीडियो पे ना कमेंट ज़्यादा ब्लंट हो जाएंगे। कोई इशू नहीं। और बड़े सीनियर लोग हैं ना इसमें, शायद घुस जाएंगे वीडियो में बात करने के लिए, CEOs इवन दो। देखो, आपकी जो इंडस्ट्री है ना, आर्ट इंडस्ट्री, अगर आप ध्यान से देखो तो 90% जो आपके पास इसमें आर्टिस्ट हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, आपका वीडियो एडिटिंग है, ये आपका गेम्स है, मूवीज़ हैं, आपका प्रोडक्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एड्स हो गया, कहीं भी जगह पे मोस्टली 12th सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं। दे आर नॉट PhD होल्डर्स, मास्टर्स, बैचलर्स भी कुछ हैं, बट मास्टर्स और PhD वाले तो नहीं है, जैसे दूसरे फील्ड में एंटर करते हैं। तो 10th-12th के बाद है ना, आपकी मेंटालिटी मैच्योरनेस उतना हाई ग्रो नहीं करता है, और यही लोग इस इंडस्ट्री के रेट बिगाड़ देते हैं। जब एक 12th के बंदे ने जाके कोर्स किया, मिडिल क्लास फैमिली से आया था, आपकी इंडस्ट्री में IPS IAS के बच्चे नहीं हैं, इट्स अ फैक्ट। पॉलिटिशियंस के बच्चे नहीं हैं, बड़े डॉक्टर्स के बच्चे नहीं हैं, इंजीनियर्स के बच्चे नहीं हैं, टॉप लेवल का जो एक क्वालिटी का जो आपका सारा है, उनके बच्चे इस फील्ड में नहीं हैं। सारे मिडिल फैमिलीज से हैं, या फिर अपर मिडिल लगा लो बस, लास्ट लोअर से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने अपने घर पे ना सैलरी देखा है कितना है, पैसा देखा है कितना है, तो उनका सेटिस्फेक्शन अमाउंट उनको पता है कहाँ है, वो सेट हो चुका है उनके दिमाग में। जब वो 12th करने के बाद इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, और उनको कोई कम पे स्किल भी प्रोवाइड करता है जो कि इंडस्ट्री से कम होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडियो का रहा है, सीन मेरे पास आया है, इंटर्न्स को 5-6 हज़ार प्रोवाइड करते हैं, बस 5 हज़ार में इंटर्नशिप करा रहे हैं, 5-5 महीने बंदा काम कर रहा है, 5 से 6 हज़ार उसको पे कर रहा है, और वो मस्त होकर उसमें काम भी कर रहा है। अब रेट तो आप बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ के, वो आपसे 5 हज़ार का काम तो नहीं करा रहा होगा, ना ले रहा होगा उससे आपसे ज़्यादा काम तो करा रहा है। ठीक है, हमने मान लिया इंटर्न है, आपको प्रैक्टिस के लिए 1 महीना 2 महीना हो गया, बट स्टिल इंडस्ट्री में ऐसा होता है। ये 12th करने के बाद आते हैं, तो ये इनको पता ही नहीं है कि मार्केट में कितना आउटसोर्सिंग में चार्ज होता है, कितना स्टूडियो कमाता है, कितना आपको मिलना चाहिए, वो सब इनको पता होता नहीं है। पता होने के बाद भी क्या है ना, इनका मेंटल लेवल वो है नहीं, वो खुद से रेडी नहीं है उस लेवल को जानने के लिए, इनको वहाँ तक पहुँचना है। ये कम पे स्किल पे हार जाते हैं, और ये फिर क्या, अगला वाला बंदा इससे भी कम पे आएगा, उसको भी जॉब चाहिए, किसी को निकाल के उसको देना है। अगर कोई बंदा 20 हज़ार में काम कर रहा है, 30 में काम कर रहा है, एक को 20 मिलने वाला है, वो 20 में आके 30 को कंपनी उसको फटाक से निकाल देगी। जितनी रेप्यूटेड कंपनीज आपकी मार्केट के अंदर है, वो ऐसा नहीं करती हैं, वो एक्सपीरियंस बंदों को रखती हैं, उनको पता एक्सपीरियंस एक अलग मैटर रखता है। लेकिन ये बड़ी कंपनी करती है। इस मार्केट में हज़ारों ऐसी छोटी छोटी कंपनियां भरी पड़ी हैं जो सिर्फ बंदे को घुसाती हैं, उससे सस्ता मिला उसको निकाल देती हैं, वो बंदा बेचारा फिर जॉब ढूंढ रहा होता है। किसी कंपनी में रेज्यूमे देखो, हमारे पास जब आते हैं मैं देखता हूँ ना, रेज्यूमे 3-3, 4-4 महीने करके निकाल दी जा रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे बंदों में टैलेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं कि सब में भी नहीं है। सब में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मार्केट को आने वाला बंदा ही मार्केट बिगाड़ रहा है, ना ही हमारी कोई यूनियन है। हर कम्युनिटी की, हर एक बिजनेस की यूनियन है, हमारी इंडस्ट्री में यूनियन नहीं है, लॉज नहीं है प्रॉपरली।
उनके फेवर में कोई आर्टिस्ट के फेवर में कोई लॉबी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब इंडस्ट्री खुली घूमती है तो ऐसा ही कोई होता है। स्टैंडर्ड्स नहीं है ना कि ओवरऑल। तो अगर ये बोलें कि सीईओज या कंपनी कम पैसे कमाती है, ऐसा नहीं है। बिकॉज आई मैनेज द फाइनेंस पार्ट, सो आई नो दैट। सो ऐसा नहीं है। तो सिमिलर ये तो देखो हो गया कि एज ए पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। सिमिलर फॉर कंपनीज, ठीक है, कि कोई 60-70 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, समवन इज आउट देयर कि भाई मैं 15 लाख में कर दूंगा, करेक्ट। ठीक है, ये इशू है। इशू कह लो या कुछ भी कह लो, ये चीज़ है। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है कि हाँ, मतलब एक काम ही वो 60 लाख में होगा ही 60 लाख में, ठीक है, पूरी टीम चाहिए आपको करने के लिए, बट समवन आउट देयर कहेगा कि हाँ भाई मैं 15-20 लाख में निपटा दूंगा इसे। एकदम ट्रू। छोटे स्टूडियो ऐसा करते हैं, बड़े का रेट बिगाड़ देते हैं, उसकी वजह से काम सस्ता करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है। इसका सोल्यूशन जो है ना, यूनियन बनना है। एक रेट फिक्स होना चाहिए कि इससे कम पे कोई स्टूडियो काम नहीं करेगा। अगर आप देखो सारा आउटसोर्सिंग इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, यहाँ सब आ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम चाइना से सस्ता करते हैं, चाइना हमसे सस्ता करता है, बांग्लादेश हमसे भी सस्ता करता है, फिलीपींस और सस्ता करता है। तो काम ऐसे करते करते वो घट जा रहा है। लेकिन अगर यूनियन होगा, एक अपनी कंट्री का तो एटलीस्ट अपनी होगा, कंट्री का तो एटलीस्ट कि भाई कोई स्टूडियो से नीचे पे काम नहीं करेगा, तो क्लाइंट को रुकना पड़ेगा। हमारे पास नहीं आएगा, आपके पास आएगा, पैसा अपनी कंट्री फिर भी आएगा, बट एटलीस्ट एक रेट फिक्स होगा। हाँ। तो वो तो होना ज़रूरी है। ये काम बिल्कुल आपका बहुत करेक्ट है। ये तो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव था। एम्प्लॉयर के साथ भी ये चीज़ें हैं, कंपनी के साथ भी ये चीज़ें हैं, होती है वो दोनों। उनके पास ही फंड ऐसा नहीं आता। छोटी छोटी कंपनी फट से फंड को तोड़ देती हैं, उसी काम को आधे से भी कम पैसे में कर लेती हैं, एंड देन बड़े को सर्वाइव करना बड़ा भारी पड़ता है। हाल ही में टेक्निकल आपके सामने एग्जाम्पल है, इतनी बड़ी कंपनी को शट डाउन होना पड़ा। तो चलो अभी थोड़ा फ्रेशर्स की तरफ आते हैं। कि पहले तो वही पूछोगे, आप करते हैं फ्रेशर हायर? करते हैं, फ्रेशर्स हायर करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, अच्छा लगता है, हायर करते हैं। कोई जेनरिक एडवाइस देना चाहोगे कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, कि 10 जेनरिक, कोई टूल बेस्ड नहीं है, वैसे क्या कहना चाहोगे? कुछ जो देखो क्वालिटी निकाल रहा है, उन्हें तो आइडिया है, वो इसलिए क्वालिटी बेंचमार्क निकाल पा रहे हैं फ्रेशर्स। जो ऐसा नहीं है कि सभी फ्रेशर्स एक जैसे हैं, लेकिन या जूनियर्स एक जैसे हैं, सभी जो है वो है, जो नहीं है उन्हें क्या कहना चाहोगे? स्टार्टिंग में ना फ्रेशर को, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी टाइम में बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत ज़्यादा। तो आई वुड से कि फ्रेशर अभी है ना, क्योंकि अगर वो किसी सैलरी के लिए फाइट करे कंपनी से, तो हो सकता है उसको चांस भी ना मिले अपने आप को प्रूव करने का। पहले वो किसी भी तरह कंपनी में इन हो जाए, स्टार्टिंग में किसी सैलरी पर फाइट ना करे कि मेरा इतना ही मिलना चाहिए, मैं इससे नीचे काम नहीं करूँगा। पहले अपने रोल को ले, फिर उसको प्ले करे, प्रूव करे, फिर धीरे धीरे मनी फॉलो कर लेगा अपने आप को। क्योंकि बहुत से फ्रेशर स्टार्टिंग में सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से भी रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे नीचे मैं काम ही नहीं करने वाला। जबकि कंपनी अप्रेजल 3 महीने भी कर देती है कई बार आपकी परफॉर्मेंस देख के। आईटी सेक्टर में तो यही होता है, कॉर्पोरेट तो आपने देखा, कर दिया, उनको अच्छा लगा। तो अब उससे कि पहले ना रोल प्ले कर लो अपना, उसके बाद चीज़ें, और इंडस्ट्री में लिंक जनरेट करो, बिकॉज ये कोई भी इंडस्ट्री और रेफरेंस के बिना कुछ नहीं होता। तो नेटवर्क होना आपका ज़रूरी, बहुत ज़रूरी नेटवर्किंग करना। तो उस पर काम करना उनको चाहिए। जितना काम पोर्टफोलियो पे करते हैं, उतना काम नेटवर्किंग पे भी करें अपना, वो ज़रूरी है। और टेक के लिए कुछ कहना चाहोगे कि इस टाइम पे? टेक्निकल के लिए देखो, कॉलेज तो अगर मैं बोलूँ बहुत सारे हैं, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ सिखाते नहीं है। टेक्निकल जो मार्केट के अंदर होता है, उसका सबसे अच्छा है टेक्निकल करने के लिए कि अभी तो एआई टूल्स बहुत अच्छा है सीखने के लिए। बट जैसे अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करें, तो स्टार्टिंग आप फिर भी आर्ट से ही करें, क्योंकि टेक्निकल जॉब्स बहुत कम होती हैं। अगर एक स्टूडियो की स्ट्रेंथ 300-400 की भी है, तो भी उसके 5 से 6 टेक्निकल होते हैं। तो 5-6 टेक्निकल में फ़िल्टर होना बड़ा मुश्किल है। तो पहले आप आर्ट के थ्रू एंटर कर जाओ, टेक्निकल सीखते रहो, रोल प्ले करते रहो, अच्छा लगेगा तो आपको स्टूडियो कल को चांस दे देगा अपने आप में। तो वही जर्नी टेक्निकल के लिए ज़्यादा बेटर ऐसे ही रहेगा। 1-2 क्वेश्चंस हमारे फॉलोअर्स के एंड से आए थे कि एज ए फ्रेशर्स थे वो भी, तो उनका क्वेश्चन था कि व्हाट टू डू टू स्टे क्रिएटिव। ये उनका थॉट प्रोसेस या थॉट एक्सरसाइज था उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट सिंपल आंसर, जस्ट थिंक डिफरेंट। टू स्टे क्रिएटिव, जस्ट थिंक डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन ये था कि लेट्स से कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ कि कोई माया है, ब्लेंडर है, 3D मैक्स है, ठीक है, तीनों सेम काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, कि माया में भी 3D मॉडल बन रहा है, ब्लेंडर में भी बन रहा है, ठीक है। तो जो कंपनीज़ हैं वो उसे हायर करती हैं जो उन्हें चाहिए, कि रेदर देन लेट्स से कि मेरे को ब्लेंडर आता है बट कंपनी को माया चाहिए,
तो उसके बेसिक क्लियर हैं, बट ब्लेंडर आता है, बट उसे माया चाहिए तो कंपनी उन्हें हायर करेगी जो जिसे माया आता हो। तो उनका वो क्वेश्चन वही था कि बाय कि क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। इसका सोल्यूशन है अच्छा। कंपनी जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है वो अपने क्लाइंट के लिए करती है, और क्लाइंट जब प्रोजेक्ट रेडी करता है तो उसका है ना वो कई साल की एक पाइपलाइन क्रिएट होती है। अभी सपोज एक गेम बन रहा है, उनकी पूरा स्टूडियो ब्लेंडर पे काम करता है बहुत पुराने टाइम से, लेट इट बी ब्लेंडर लेते हैं। तो ब्लेंडर पे अगर 10 साल उन्होंने टाइम दिया है, 10 साल में ब्लेंडर में उनके टेक्निकल बंदों ने स्क्रिप्ट्स लिखा है, प्लगइन्स लिखा है, तो वो कंफर्ट ब्लेंडर के अंदर है। तो अपने आउटसोर्सिंग स्टूडियो से बोलेंगे भाई ब्लेंडर वाले आर्टिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा सारा काम ब्लेंडर में हो रहा है। आउटसोर्सिंग स्टूडियो भी उनको ब्लेंडर की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब उनका भी पर्पज़ ये है कि अगर वो किसी को हायर करता है तो ब्लेंडर वाला बंदा चाहिए। अब एक बंदे ने ब्लेंडर कभी किया नहीं, माया किया है। बट लेट बी फ्रैंक, टूल्स को स्विच करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्रिएटिव जर्नी अलग है, लाइक आपका काम करने का तरीका या आर्ट को निकालना अलग है, एंड टूल्स पे काम करना अलग है। टूल स्विचिंग 15 डेज टास्क होता है। माया से ब्लेंडर, ब्लेंडर से 3ds Max, ZBrush के टूल्स अडेप्ट करना, इट्स अ 15 डेज टास्क। अगर आपको पता है स्टूडियो में आप हायरिंग करने वाले, उनको ब्लेंडर की रिक्वायरमेंट है, आप 15 दिन देके ना पहले टूल को रेडी कर लो अपने हिसाब से, एटलीस्ट 50% रेडी कर लो। आपका टेस्ट आएगा, आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस होने में, हायरिंग होने में महीना भर आराम से निकलता है, और एक बंदा महीने भर में किसी भी टूल पे कंफर्ट हो सकता है। सब टूल पे काम करना उसको वही है। आपको काम करना आना चाहिए, टूल बदलने से काम करने की स्किल में चेंज नहीं आएगा। तो उनको ये चीज़ सोच के काम करना चाहिए। मतलब आई डोंट नो, लाइक आप उसको क्लियर हुआ आपके लिए नहीं, बट सिंपल फैक्ट ये है, क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो सिंपल फैक्ट ये है कि सपोज करो एक बेसिक सा लेते हैं कि एक कोई आर्टिस्ट है जो किसी हाथ की कारीगरी से कुछ काम करता है, वो कोई एक टूल लेके काम करता है, बट उसको पता है काम कैसे होना है। वो कोई अपना भी जुगाड़ से टूल बना के उसको काम खत्म कर सकता है अगर उसको काम करना आता है। यही सेम हमारे फील्ड के अंदर है। हमें पता है सॉफ्टवेयर पे काम क्या करना है, आर्ट क्या निकालनी है। हमें पता है कि इस आर्ट को बनाने के लिए, किसी एक पीस को बनाने के लिए हमें कहाँ से क्या इसको शेप चेंज करना है, मोल्ड करना है, कैसे फील देना है, वो एक अलग पार्ट है। मैं सिर्फ टूल का यूज़ कर रहा हूँ उस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए, उसको बार बार चेंज करने के लिए, उसके शेप को ब्लेंड करने के लिए। तो टूल का सिर्फ ये पर्पज़ है। टूल तो इंडस्ट्री में हर साल चेंज होंगे, हर 5 साल के बाद चेंज होंगे। 15 साल में मैंने बहुत सारे टूल चेंज कर लिए, नहीं वो चलेगा कि आपका मार्केट में कुछ नया आएगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। बट आपका जो आर्ट का पार्ट है, प्रोड्यूस करने का जो पार्ट है, वो तो आपका भी वही रहेगा। 1000 साल पहले भी ड्राइंग स्केचिंग सेम ही था, एनाटॉमी सेम थी, हम सेम थे। विंची भी यही काम करता था, आज भी लोग यही काम कर रहे हैं। बॉडी में स्कल या हमारी एनाटॉमी को चेंज नहीं आया, इट्स द सेम थिंग। लेकिन टूल्स 1000 साल में कितना डिफरेंस हो गया है। कहाँ से क्या करते हैं, डिजिटल स्कल्प पे आ गए हम, मेटल स्कल्प करते हैं, ब्रॉन्ज स्कल्प करते हैं, पहले क्ले स्कल्प था, ड्राइंग थी, पेंटिंग थी। बट आर्टिस्ट का माइंडसेट तब भी वो था और आज भी सेम है। तो यही चीज़ समझना है कि टूल स्विच करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आर्टिस्टिकल माइंडसेट है प्रोड्यूस करने का, वो आपका तब भी वो रहेगा, आने वाले टाइम में वही रहेगा। फंडामेंटल्स आपके तब भी वही थे और आज भी वही रहेंगे। 1000 साल पहले भी थे, 1000 साल बाद भी सेम रहने वाले हैं। तो टूल्स की फाइट से न डरें। AI टूल्स मार्केट में है ना, अभी अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालने वाले। 3D में तो ज़्यादा नहीं डालने वाले, बट हाँ बहुत सारा काम जैसे प्रोडक्शंस का है, एडिटिंग का है, कंपोजिटिंग का है, VFX का है, वो AI ज़रूर ले जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए जॉब वैकेंसीज या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है AI आने से। AI को दोस्त मान के काम करो, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। एक माइंडसेट होता है बंदे का। अगर आपने सोचा ना यार इसके आने से चीज़ नेगेटिव होने वाली है, होगा फिर आपके साथ, आप याद रखो होगा। आपने सोचा ना यार ये चीज़ आ गई, जॉब्स खत्म हो गई, मेरा क्या होगा, मैं कोर्स ही कर रहा था, मैं 5 साल इंडस्ट्री में हूँ, तो निकाल ले जाऊँगा, फिर होगा। रीज़न क्योंकि आप है ना उस प्रॉब्लम के आने के बाद जो नए सोल्यूशंस या नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। तुरंत एक्सप्लोर करो नया मार्केट में क्या है, इसके आने से क्या प्रॉफिट हुआ है, मैं इसको और अपनी आज के टैलेंट को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वहाँ शुरू कर दो आप। AI का बहुत सिंपल फ़ायदा ये है जो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, जो पहले 100-200 की टीम में गेम डेवलप करती थी ना, आज 15 लोग कर सकते हैं। पहले अगर मार्केट में 1000 स्टूडियो थे, आज 10,000 आ सकते हैं। आज छोटा स्टूडियो बड़े स्टूडियो को टक्कर दे सकता है फाइनेंस में भी। गेम हिट होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। AI आने से जो लोग टेक्निकल नहीं थे, टेक्निकल बन सकते हैं ईजिली, इंजन्स पे काम कर सकते हैं ईजिली। तो अपॉर्चुनिटीज़ का भंडारे AI यूज़ आपको करना है, कैसे करना है। तो उससे डरोगे तो वो ले जाएगा आपको। वही ना कि अभी माइंडसेट ऐसा रहता है कि हाँ रिप्लेस हो जाएंगे। नहीं, फिर वो आपको ले जाएगा माइंडसेट। प्योरली रिप्लेस हो जाएंगे हम, तो रिप्लेस नहीं होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके बहुत सारी आई हैं, अब आपको तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये तो इंडस्ट्री में हमेशा चलेगा। नीरज,
AI के बारे में एक बात और ऐड करते हैं। AI से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है? AI को जितना डेटा फीड करते हैं वो ह्यूमंस का डेटा है। हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो डेटा AI को जाता है, उससे वो नया डेटा प्रोड्यूस करता है। तक अगर उसके पास डेटा ही नहीं है वो आपको नया डेटा प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता है। प्लस वो क्रिएटिव नहीं है, बिकॉज वो डेटा को मैच करके नया डेटा क्रिएट कर रहा है। बट ह्यूमंस क्रिएटिव हैं, दे क्रिएट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो आपकी क्रिएटिव जॉब तो AI नहीं ले सकता। आने वाले 10 साल तो नहीं लगता, आगे की देखते हैं क्या होगा, बट अभी सेफ हैं आप। चलो ये तो खुशी की बात है। हाँ। तो अभी एज ए मतलब प्रेजेंट इंडस्ट्री में एज ए कंपनी क्या बिगेस्ट चैलेंजेस है अभी एज ए कंपनी के प्रेजेंट इंडस्ट्री में अभी की मैं बात प्रेजेंट में कंपनी के पास कंपनी डेली बहुत चैलेंजेस फेस करती है। आई एम ऑन द सीनियर रैंक राइट नाउ, सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ जिससे कि आने वाले टाइम में जो लोग कंपनी में इन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ अंडर वैल्यूड लोग अपने आप को समझते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को फिर इतना ओवर वैल्यूड कर लगाएं कि वो सोचे नहीं मुझे तो इतना मिलना चाहिए। बिकॉज मैं अभी किसी फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम किसी भी आर्टिस्ट की वैल्यू किसी फिगर से एवेलुएट नहीं कर सकते अनटिल वो एक HR मैनेजमेंट का टॉपिक है। बट कंपनी के चैलेंजेस क्या है, एक जैसे हम स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट में, मेरी उस दौरान कुछ सैलरी थी, लमसम फिगर लगा लो आप, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। हम डेली है ना लंच टाइम में और टी ब्रेक पे दोस्त ये डिस्कस किया करते थे, साला हम काम तो इतना सारा करते हैं, पैसे हमें इतने से मिलते हैं, ये सैलरी सारी तो खुद खा जाते हैं, बताइए डॉलर्स में इतना चार्ज किया होगा, इस एसेट का इतना होगा, इसका इतना होगा, हमने महीने में इतना काम किया तो इसका कंपनी ने इतना लिया होगा, और देखा हमारे पास तो उसका पाँचवा चौथा हिस्सा मिल रहा है हमको। तो हम डेली ना बैक बिचिंग करते थे। ये चीज़ थी, ये चीज़ मुझे तब तक समझ में नहीं आई जब तक मैं क्रैंक पे नहीं पहुंचा, फाइनेंस को मैनेज करना शुरू नहीं किया, कंपनी को रन करना शुरू नहीं किया, कि सिर्फ आपकी सैलरी ही उसका एक्सपेंस नहीं है, आपके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, आपके पास जो वो 3-4 लाख की मशीन रखी होती है ना जो हर साल अपडेट होती है, वो उसके एक्सपेंसेस हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जिसकी वैल्यू छोटा सा भी देखे तो करोड़ों में होती है, बहुत छोटे से की भी सिटी के अंदर, उसको मैनेज करना, आपकी सारी मशीन्स, उसके इंश्योरेंसेस, आपके इंश्योरेंसेस, इतना सब, प्लस आपके सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस। एज यू नो कंपनी को 30% टैक्स पे करना पड़ता है अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे। तो 30% मतलब जो आया वो चला गया, वो बंदा काउंट नहीं करता कभी एज एन एम्प्लॉय कि 30% कहाँ चला गया। उसके अलावा आपकी GST एप्लीकेबल 18% उससे अलग है। इट मीन्स 48% लमसम कंपनी टैक्सेस में ही निकाल देती है। इंफ्रा आप देख ही रहे हैं, आपका इमरजेंसी के टाइम पे आपको जब फंड रिलीज करती है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके सॉफ्टवेयर देखे तो जितना एक बंदा यूज़ करता है उसके लाइसेंस की कॉस्टिंग कितनी हाई अमाउंट बैठती है, प्लस आपका बैकअप फंड। किसी भी कंपनी में मेरे हिसाब से तो नहीं है कि हर बंदा बोले मैं पूरे 12 महीने काम कर रहा हूँ, उसके पास कभी ना कभी ऐसा पीरियड आता है कुछ टाइम खाली बैठ जाता है। कंपनी फिर भी उसको पे आउट कर रही है बिकॉज नया प्रोजेक्ट शुरू होने में, कुछ R&D चल रहा है, भी आने वाला है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उसको पे आउट मिलता है। तो बैकअप प्लान कंपनी के लिए ज़रूरी है। कंपनी ऐसा नहीं कि आज खड़ी है सारा रख दे, अगले नेक्स्ट मोमेंट के लिए कुछ हो ही नहीं उसके पास। उससे अलग मार्केट फाइट, प्रोजेक्ट के साथ डील करना, क्योंकि जब क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट पे देता है तो क्लाइंट भी कम से कम 10 आउटसोर्स स्टूडियो को कंपेयर करता है, कौन बेस्ट करेगा, चीप भी करेगा, बेस्ट भी प्रोवाइड करेगा, डेडलाइन पे हिट करेगा, और कंपैटिबिलिटी किसके साथ बेटर है, एंड हाई क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी फाइनेंस को लेके आना, मैनेज करना प्रोजेक्ट को, कंपनी के लिए बहुत बड़ी फाइट होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डील 1 मिनट के अंदर कैंसिल हो जाती है। प्लस एक कंपनी हमेशा किसी क्लाइंट से बहुत बड़े डील पे एक बॉन्ड पे एग्रीमेंट पे साइन करती है जो इंटरनेशनल होता है, कि अगर आपका प्रोजेक्ट हल्का भी लीक हुआ, आपकी साइड से गलती हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, आपने हमारे डेटा में कुछ दिक्कत होगी, आपका रिसोर्सेज डाउन हो गए, या आपने कंपनी शट डाउन करनी पड़ी, देन यू हैव टू पे दिस मच हैफ्टी अमाउंट, एंड दैट वो अमाउंट है ना इंडियन करेंसी में छोटे बजट का भी 10 CR से ऊपर होता है। तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज होती हैं बहुत ज़्यादा। तो एक आने वाले बंदे को ये भी सोचना चाहिए, यू नीड टू फाइंड ए कंपनी हु अंडरस्टैंड यू एज अ फैमिली, एज अ टीम, बट स्टिल यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर अबाउट दैट पार्ट। खाली आप अपने लिए ना सोच के उनके लिए भी सोचें। जब दोनों लोग हैं ना एक दूसरे के लिए सोचेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। जहाँ एक बंदा एक के लिए सोचेगा, कंपनी अपने लिए सोचेगी, कंपनी ने सोचा यार इसके जैसे 10 और मिल जाएंगे, हटाओ ना, भगाओ, दूसरे को लेते हैं, वो कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी। और जहाँ बंदा सोचेगा कि जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तुरंत भाग जाऊंगा, ये भाड़ में इनका काम चल रहा नहीं चल रहा, वो बंदा भी ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ माइंड सेट। नेचर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
आपका वो कोलैबोरेशन, पॉजिटिव माइंडसेट ही एक फैमिली ग्रो करता है, एंड कंपनी इज लाइक ए फैमिली, बिकॉज सेकंड फैमिली आपकी है, वो आपको सर्वाइवल दे रही है, पैसा दे रही है कमाने के लिए। हाँ, बट वैसे सोचते नहीं ना वो। ये सोचना ज़रूरी है अगर कंपनी में रन करना है। अभी आपके फ्यूचर्स गोल क्या है, कि क्या सोच रहे हैं आप आगे के लिए? अभी तो गेम डेवलपमेंट करने का प्लान है हमारा, कि हम आउटसोर्सिंग करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया, हम फ्री हो नहीं पाते हैं उस चीज़ से। बट हमारी जो टीम मेन यूनिट का जो हम मेन पिलर्स हैं, हमारा पर्पज़ ये है कि हम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर जाएं। इंडिया में हालांकि अभी 2-3 स्टूडियो आए हैं जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। हम बहुत पहले सोच रहे थे, बट हम कभी खुश नहीं पाए बिकॉज हम प्रोजेक्ट से कभी फ्री नहीं हुए। और अब प्लान तो वही है, अब देखते हैं कब फ्री होंगे, कैसा करेंगे, और इसी इंडस्ट्री को आगे डेवलप करने का है, मतलब अपने इंडियन मार्केट में। तो रेदर देन सर्विसेज तो देते रहोगे, तो हाँ, अपना प्रोडक्ट भी बनाना। एक हमारा एजुकेशन पे फोकस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नहीं पता है, हमारी कंपनी का एक सेकंड पार्ट है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। शायद मैंने आपने देखा है ना, द कॉलन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल गेम्स। वो हमने स्टार्टिंग इसलिए किया था, जब हम स्टार्टिंग में हायरिंग कर रहे थे तो हमें ना वो टैलेंट मिलता नहीं था, और अगर कोई मिल रहा है तो वो टैलेंट बहुत एक्सपीरियंस के बाद का है, और उसके पास उतना टैलेंट है भी नहीं। तो उस एजुकेशन को समझते हमने प्लान किया कि वी शुड स्टार्ट दिस पार्ट। और हमारे देखते देखते बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने बहुत स्टार्ट कर दिया है। खाली हम नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कर रही हैं, लेकिन हमने इसको 6 से 7 साल पहले स्टार्ट किया था कि इसमें पार्टनरशिप करते हैं, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जितने कॉलेजेस हैं या जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे आप सोचो कोई इस लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि वो इंडस्ट्री में एंटर हो जाए, नहीं होती है। AAA वाली तो नहीं होती है। अगर टॉप क्वालिटी बात करें, वो सीख के नहीं आता है, जबकि उसको 3 साल में सीख लेना चाहिए, बट वो सीख के एंटर नहीं करता है। अब वही कि जो खुद सीख रहा है वो एटलीस्ट एक बार को सीख सकता है। हाँ। इन 3 सालों में, लेकिन सिर्फ रिलाय रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे किसी और पे, तो नहीं होगा। तो बिफोर रैपिंग दिस अप, कोई सजेशन या क्वेश्चंस हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, कुछ भी? नहीं, अब क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने पॉडकास्ट शुरू किया, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आई थिंक आई एम योर सेकंड गेस्ट, थर्ड गेस्ट। हाँ, तीसरा नंबर मेरे लिए बहुत लकी है, मेरे लिए 3rd नंबर लकी है, दैट्स व्हाई वी हैव 3 कॉलमनिस्ट, बर्थडे 3, सब कुछ 3, तो मेरी लकी है। बट हाँ, यही है कि आपने जो इनिशिएट किया बहुत अच्छा है। मैटर ये है कि ऑडियंस इसको कैसे ग्रैब करती है, और आपको ऑडियंस इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोग शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, प्लस उनको फ़ायदा होगा कि वो रियली में जो नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाए। और यही हमारी इंडस्ट्री में या किसी बहुत सारे अलग में भी यही सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट में फेक कंटेंट और आधा ज्ञान, 50% नॉलेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एग्जैक्ट चीज़ जानना कब कहाँ कैसे क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म ढूंढना रेयरली बचे हैं। तो आई थिंक यू आर इनिशिएटिंग दिस थिंग, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू अन्नू। तो आई थिंक जितना आप आज बता सकते थे, अगर आपको बताना और कुछ बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं, बट ऑडियंस के लिए सिंपल ये है, देखो फ्रेशर जो लोग एंटर कर रहे हैं और एक्सपीरियंस के लिए बात भी करते हैं, क्योंकि शायद 1-2 बंदा एक्सपीरियंस भी इसको देख रहा हो जो 20, 25, 15 प्लस एक्सपीरियंस है, या कंपनीज के CEOs हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs हैं, शायद वो भी इनको देखें, कभी वीडियो को देखें। तो मेरा जो मेनली गोल है वो रियली में ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी ग्रो करे या सिर्फ गेम इंडस्ट्री ग्रो करे। मेरा पर्पज़ है कि अगर आप पिछले 25 साल का हिस्ट्री देखें इंडिया का गेमिंग का, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ये फ्रैंक है। कंपनी बहुत खुली है, आउटसोर्सिंग स्टूडियो बहुत खुले हैं। जिस तरह बॉलीवुड मूवीज़ पे फंड इन्वेस्ट होता है और आए दिन प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, मूवीज़ बन रही है, हमारी गेम पे प्रोड्यूसर्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने, इसलिए हम लोग गेमिंग मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में बहुत पीछे हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, टैलेंट सबसे ज़्यादा है, एंड इवन 70 से 80% किसी गेम का आउटसोर्सिंग इंडिया एंड चाइना ही कर रहे हैं। अभी भी ये है पिछले 25 साल का रिकॉर्ड। बड़े गेम सारे यहीं बनते हैं, बड़ी मूवीज़ पे सारा काम ही होता है, बट स्टिल वी आर जस्ट आउटसोर्सर टू द वर्ल्ड मार्केट। टू बिकम अ लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड प्रॉपर इन्वेस्टर्स हु सपोर्ट अस, प्लस जितनी बड़ी कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं उनको माइंडसेट चेंज करके सोचना चाहिए कि हम जस्ट डिपेंड ना हो दूसरी मार्केट के ऊपर, हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट करें एंड लोकली यूनियन क्रिएट करके इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलें। क्योंकि बहुत से लोग मेरे से एक्सपीरियंस हैं जिनके पास 25, 30, 35 साल एक्सपीरियंस है, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी रन कर रहे हैं, ये उन लोगों का काम है कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
वरना हम हमेशा आउटसोर्सिंग करते रहेंगे, पर वो हाँ। इंडिया हमेशा ही रहेगा यार सेकंड ही काम कर रहा है, कुछ अपना तो कुछ नहीं कर रहा वो। क्योंकि सर्विस इज गुड कि चलो कैश फ्लो के लिए सर्विस गुड है कि इंडिया अभी तक कर भी सर्विस ही रहा है। हाँ। इतनी क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रोडक्ट नहीं निकल रहा। पर ऐसा नहीं कि गेम्स नहीं बन रही है इंडिया में भी बन रही हैं, बट वो इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं निकल रही हैं जितना बाकी कर रहे हैं। कि सर्विस जितना हो रहा है, ठीक है, टैलेंट हमारे पास है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, क्योंकि सर्विस भी हम ही करके दे रहे हैं। तो वो सर्विस को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, बल्कि आपको अपना प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, चाहे गेम्स में हो, चाहे मूवीज़ में हो, किसी भी सेक्टर में हो। जब तक आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं इंडिया में कंज्यूम नहीं होगा, देन वर्ल्ड में भी कंज्यूम होना चाहिए रादर देन इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी कंज्यूम आप बनाओ, इंडिया में भी कंज्यूम हो और वर्ल्ड में भी कंज्यूम हो, तब जाके आपका कुछ वो होगा। हाँ, बट इन्वेस्टिंग वो है कि इन्वेस्टर चाहिए उसके लिए कि सर्विस में तो इतना है कि आया चला और हो गया, बट प्रोडक्ट में आपको ऐसा चाहिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑडियंस हमारे पास सबसे बड़ी है। आज भी अगर देखा आप कोविड में थे तो पबजी गेम इंडिया में हिट हुआ था। हाँ। सारा रेवेन्यू इंडिया से गया उसके पास। तो हमारे पास ऑडियंस बहुत है खेलने वाली। ऑडियंस हर बच्चा खेल रहा है इस टाइम पे। मेरा बच्चा खेलता है, मैं उसको मना नहीं कर पाता, रोक ही नहीं पाता उसको। और PS5 भी है खेलने के लिए उसके पास, और PC भी है खेलने के लिए, छोटा कोनामी का जो हेडसेट वो भी खेलने के लिए। मैं कितना मना कर लूँ, पिटाई कर लूँ, नहीं छोड़ता। तो हर बच्चा खेल रहा है, ऑडियंस इतनी आपके पास है। तो कंटेंट कुछ ऐसा हो जाए ना जो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो जाए। बस ये चेंज करना है इंडस्ट्री माइंडसेट थोड़ा सा। वो तो करना ही, वो होगा तो और जॉब्स आएंगी। हाँ, इंडस्ट्री और बढ़ेगी। हाँ, कि जॉब्स क्रिएट करना भी ज़रूरी है। अभी जितना वही है कि नंबर्स बहुत गैप है, कि इतना जॉब्स नहीं है जितना आर्टिस्ट है इस टाइम पे, कुछ ले ऑफ की वजह से, या कुछ जो इंस्टीट्यूट आगे एक तरह से पुश हो रही है मार्केट को, कि ठीक है वो इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं बंदे, ठीक है, अब उन्हें जॉब देखो सबका तो नहीं हो पाएगा कि अब 30 स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से 5 स्टूडेंट चलो जॉब पे लग गए, बट बाकी 25 अभी भी देख रहे होते हैं कि हाँ, तो मार्केट में उतना जॉब है भी नहीं, और फिर वो उतना क्वालिटी बेंचमार्क भी नहीं होता कई बार किसी बंदे का, तो उस तरीके से भी वो रह जाते हैं। तो है, काफ़ी कुछ है। एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ आपके ले-ऑफ्स के लिए। जब मार्केट में बंदे आ रहे हैं या कर रहे हैं, ले-ऑफ्स हो रहे हैं, उससे घबराए ना। इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ये स्ट्रगल है। एंड जो इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा है वो जस्ट ये सोच के स्टार्ट ना करे कि फ्यूचर में उसको जस्ट किसी कंपनी पे डिपेंड रहना है। ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, इनिशिएटिव करें, फाउंडर बने, कंपनीज खोलें। जब नए नए बिजनेस सेंटर करेंगे तो जॉब्स तभी मार्केट में आएंगी। अगर आप किसी एक कंपनी पे डिपेंड हो करेंगे मेरे पास जॉब नहीं मिल रही है, इंडिया में 10 कंपनी, आने वाले 1 लाख लोग हैं, कितने को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे? तो कंपनी भी 1000 में होनी चाहिए ना, फिर 10,000 में होनी चाहिए। तो माइंडसेट एक लेके आए कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक लेवल तक पहुंचना है, माइंडसेट बनाना है, देन अपना स्टार्टअप करना है। आपके साथ 10 लोगों को और काम मिलेगा। ऑब्वियसली आप टीम बनाओ। ऐसा भी नहीं है कि देखो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीधा स्टार्टअप की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए होता है नॉर्मली, देखो एक टीम चाहिए प्रॉपरली, कि हाँ आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, कोई गेम्स बनाने के लिए मैं ले लूँ एक, तो डिफरेंट बंदे चाहिए सभी मार्केट के लिए, है ना, कि मॉडलिंग के लिए हो गया, एनिमेटर के लिए होला। तो आप नॉर्मली एक टीम बनाओ कि उस टीम से एक एग्जाम्पल क्रिएट करो। ठीक है, पहले तो आपको टीम बनानी पड़ेगी एक, कि हाँ अब हम 5 लोग मिलके कुछ क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करके आप मार्केट में देखो एज एन एग्जांपल। आप जॉब भी करो, इतना नहीं है कि जब टीम होगी आपको अकेला करोगे तो आपको लगेगा टाइम, ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा और स्किल्स भी लगेंगे, बट एज ए टीम आप कुछ क्रिएट कर सकते हो कि एक लेवल पे आके, कि आपको जब क्वालिटी का पता है कि हाँ मार्केट में ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट में विदाउट क्वालिटी वाली चीज़ भी चलती है, बट एक क्वालिटी वाला बनाओ कि एटलीस्ट वर्ल्ड लेवल पे चले वो। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सो आई थिंक थैंक यू नीरज। Anything else I can help you out? थैंक यू आपके लिए कि आप my pleasure टाइम निकाला हमारे लिए। My pleasure. Thank you Anu. Thank you Nirsh, my pleasure. Thank you audience for having me here. Bye bye, take care.